अच्छा, जब भी हम बिजनेस सलाह के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वो ये सब एक लंबा चौड़ा बिजनेस प्लान बनाओ। हाँ, निवेशकों से पैसा उठाओ, टीम को बड़ा करते जाओ। और हाँ, हफ्ते में 80 घंटे काम करो, ये तो जैसे जरूरी ही है। पर क्या हो अगर सफलता का रास्ता ठीक इसके उल्टा हो? आज हम जेसन फ्रीड और डेविड हेनमायर हैंसन की किताब रीवर्क की दुनिया में उतर रहे हैं। और ये किताब बिजनेस की पारंपरिक सोच को मतलब पूरी तरह से पलट देती है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ इस किताब का सार नहीं बताएंगे, बल्कि एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या सवाल? यही कि इस दुनिया में जहां हर कोई विकास, जटिलता और ज्यादा के पीछे भाग रहा है, क्या कम ही सबसे शक्तिशाली बिजनेस रणनीति हो सकती है? वाह। किताब की शुरुआत ही एक विस्फोटक सलाह से होती है। असली दुनिया को नजरअंदाज करो। यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। को नजरअंदाज करो। जब भी कोई नया आइडिया लेकर आता है तो सबसे पहले यही सुनने को मिलता है, अरे ये असली दुनिया में काम नहीं करेगा। हाँ, और किताब कहती है कि ये असली दुनिया असल में निराशावादियों के लिए एक बहाना है, एक ऐसी जगह जहां नए विचारों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। अच्छा। लेखक अपनी ही कंपनी 37 सिग्नल्स का उदाहरण देते हैं। उनके कर्मचारी दुनिया के 8 अलग-अलग शहरों में रहते हैं। उन्होंने कभी विज्ञापन पर पैसा खर्च नहीं किया। और फिर भी उनकी कंपनी बेहद मुनाफे में है। बिल्कुल। अगर उन्होंने असली दुनिया की सुनी होती तो वो आज कहीं नहीं होते। ठीक है, तो पहला नियम है कि उन नियमों को तोड़ो जो दूसरों ने बनाए हैं। लेकिन किताब एक और ऐसी बात कहती है जो मुझे थोड़ी खतरनाक लगती है। कौन सी? गलतियों से सीखना ओवररेटेड है। हाँ, मतलब हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है और वह इसे डेटा के साथ साबित करते हैं। डेटा के साथ। हाँ। उनका कहना है कि सफलता से सीखना ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सफलता आपको बताती है कि क्या काम करता है, जिसे आप दोहरा सकते हैं। सही बात है। जबकि असफलता सिर्फ ये बताती है कि क्या काम नहीं करता, जो कि मतलब अनगिनत चीजें हो सकती हैं। अच्छा। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अध्ययन का जिक्र है जिसमें पाया गया कि जो उद्यमी पहले सफल हो चुके थे उनके दोबारा सफल होने की संभावना 34% थी। और जो पहले असफल हुए थे? उनकी सफलता दर सिर्फ 23% थी। सिर्फ 23%? हाँ, ये लगभग उन लोगों के बराबर है जिन्होंने पहले कभी कोई बिजनेस किया ही नहीं था। तो एक तरह से असफलता का अनुभव आपको कोई खास बढ़त नहीं देता। तो किताब कहती है कि अपनी सफलताओं का विश्लेषण करो, समझो कि क्या सही किया और उसे अपना मॉडल बनाओ। बिल्कुल। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है और ये प्लानिंग के बारे में उनके विचारों से भी जुड़ता है। वो कहते हैं योजना बनाना सिर्फ अंदाजा लगाना है। हाँ, और ये बात हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पहले पार्ट के खिलाफ जाती है। सही। लेखक कहते हैं कि बिजनेस प्लान को बिजनेस गेस कहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि की योजनाएं असल में कल्पनाएं हैं। बाजार, प्रतियोगी, अर्थव्यवस्था, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर हैं। हाँ, योजनाएं आपको एक रास्ते पर बांध देती हैं और आप मौके के हिसाब से फैसले नहीं ले पाते। सलाह यह है कि इस हफ्ते क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करो, न कि अगले साल की 5 साला योजना पर। तो अगर लंबी योजनाएं नहीं बनानी है तो फिर बिजनेस का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आमतौर पर तो लक्ष्य विकास यानी ग्रोथ होता है। और किताब यहीं पर एक और बड़ा सवाल उठाती है, विकास क्यों करें? समाज में ये मान लिया गया है कि बड़ा मतलब बेहतर, लेकिन क्या यह सच है? क्या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड को महान बनने के लिए दुनिया भर में हजारों कैंपस खोलने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। किताब का तर्क है कि हर बिजनेस का एक सही आकार होता है। उस आकार को ढूंढना और वहीं बने रहना भी एक शानदार लक्ष्य हो सकता है। तो छोटा होना अपने में एक मंजिल है, न कि सिर्फ एक शुरुआती दौर। बिल्कुल। और इस खंड की आखिरी बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है वर्कहॉलिक होने पर उनका नजरिया। हमारी संस्कृति में तो जो देर रात तक काम करता है उसे हीरो माना जाता है, एक समर्पित कर्मचारी। हाँ, पर किताब इसे बेवकूफी कहती है। ये एक बहुत सख्त शब्द है। हाँ, क्योंकि वे इसे बौद्धिक आलस्य मानते हैं। वर्कहॉलिक लोग किसी समस्या को हल करने के लिए ज्यादा घंटे लगाते हैं, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, होशियारी का नहीं। सही। वे एक होशियार, बेहतर या तेज तरीका ढूंढने की मेहनत नहीं करते। असली हीरो वो नहीं है जो रात के 10 बजे ऑफिस में है, बल्कि वो है जिसने शाम 5 बजे तक अपना काम खत्म करने का एक स्मार्ट तरीका ढूंढ लिया और अब वो घर पर है। एग्जैक्टली। वर्कहॉलिक्स न सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां नतीजों से ज्यादा ऑफिस में दिखने को महत्व दिया जाता है। तो हमने परंपरागत सोच की धज्जियां तो उड़ा दी,
कोई प्लान नहीं, विकास का जुनून नहीं और 80 घंटे काम भी नहीं, तो फिर एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत होती कैसे है? किताब का एक शक्तिशाली विचार है, ब्रह्मांड में एक डेंट बनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर का इलाज ही ढूंढना है। हाँ। इसका मतलब है कि आप जो भी करें वो मायने रखना चाहिए, मतलब उसका कुछ असर होना चाहिए। हाँ। आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, भले ही छोटे तरीके से। किताब में एक क्रेगलिस्ट का उदाहरण है जिसने सिर्फ कुछ दर्जन कर्मचारियों के साथ पूरे अखबार उद्योग को हिलाकर रख दिया। या ड्रज रिपोर्ट, जिसे सिर्फ एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन उसका समाचार की दुनिया पर बहुत बड़ा असर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक मजबूत इरादे के साथ छोटा होना भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन वो मजबूत इरादा या आइडिया आएगा कहाँ से? यहीं पर किताब की सबसे व्यावहारिक सलाहों में से एक आती है, अपनी खुजली खुद मिटाएं। हाँ। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं जिसकी जरूरत आपको खुद हो। जब आप अपने लिए कुछ बनाते हैं तो आपको उसकी गुणवत्ता और जरूरतों के बारे में सब कुछ पता होता है। आपको किसी महंगे मार्केट रिसर्च या फोकस ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती। सही। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। जेम्स डायसन को अपने वैक्यूम क्लीनर से चिढ़ हुई और उन्होंने दुनिया का पहला बैगलेस वैक्यूम बना दिया। और विक फर्थ, जो एक ऑर्केस्ट्रा में ड्रमर थे, उन्हें बाजार में अच्छी ड्रमस्टिक्स नहीं मिली तो उन्होंने खुद बनानी शुरू कर दी। और आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ड्रमस्टिक निर्माता है। ये लोग सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे थे, वो अपनी समस्या सुलझा रहे थे। हाँ, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक स्टैंड लेते हैं। ये किताब के अगले विचार से जुड़ता है, रेत में एक रेखा खींचें। इसका क्या मतलब है? महान बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे एक दृष्टिकोण बेचते हैं। आपको किसी चीज में विश्वास करना होता है। जब आप एक पक्ष चुनते हैं तो आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। पर ये तो बिजनेस की मूल सोच के खिलाफ है। क्या आपको अपने ग्राहकों का दायरा बढ़ाना नहीं चाहिए? नहीं, जब आप एक स्टैंड लेते हैं तो आप अपने सुपर प्रशंसकों को आकर्षित करते हैं। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ आपके ग्राहक हैं बल्कि आपके समर्थक भी हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, किताब में शिकागो की एक सैंडविच की दुकान विनी की सब शॉप का जिक्र है। वे सिर्फ ताजी ब्रेड इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही ब्रेड खत्म होती है वे दुकान बंद कर देते हैं। हाँ, भले ही बाहर ग्राहकों की लाइन लगी हो। उनका स्टैंड है, क्वालिटी सबसे ऊपर है। ये उन बड़ी बड़ी कंपनियों के खोखले मिशन स्टेटमेंट से कितना अलग है, जो दीवारों पर तो असाधारण सेवा लिखते हैं लेकिन असलियत में काउंटर पर कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल। आपका दृष्टिकोण आपके काम में दिखना चाहिए, सिर्फ शब्दों में नहीं। बात लिखने की नहीं बल्कि उसे जीने की है। तो हमने एक नया माइंडसेट बना लिया, एक मजबूत आइडिया खोज लिया। लेकिन एक महान आइडिया बिना अच्छे काम के बेकार है। यहाँ से प्रगति और उत्पादकता की बात शुरू होती है। और यहाँ भी किताब की सोच अलग है। वे कहते हैं, बाधाओं को गले लगाओ। कम पैसा या कम लोग होना एक समस्या नहीं बल्कि एक फायदा है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाधाएं आपको रचनात्मक बनाती हैं। वे आपको फालतू चीजों पर समय और पैसा बर्बाद करने से रोकती हैं। जब आपके पास संसाधन कम होते हैं तो आप उन्हें बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। आप सरल, किफायती और असरदार समाधान ढूंढते हैं। बिल्कुल। जैसे शेक्सपियर ने सोनेट के 14 पंक्ति के नियम में रहकर अद्भुत रचनाएं की, या साउथ वेस्ट एयरलाइंस जो सिर्फ एक ही तरह के विमान बोइंग 737 का इस्तेमाल करती है, जिससे ट्रेनिंग, रखरखाव और संचालन में बहुत बचत होती है। सही। बाधाएं अक्सर रचनात्मकता के जननी होती हैं। तो बाधाएं आपको फोकस करने पर मजबूर करती हैं और ये फोकस उनके अगले विचार की नींव लगता है। आधा अधूरा प्रोडक्ट बनाने के बजाय एक दमदार आधा प्रोडक्ट बनाएं। एकदम सही। ये दोनों विचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कम करो लेकिन बेहतर करो। हाँ, ये फीचर क्रीप के खिलाफ एक लड़ाई है, यानी प्रोडक्ट में और ज्यादा फीचर जोड़ते जाने की आदत। किताब का तर्क है कि महानता जोड़ने से नहीं बल्कि घटाने से आती है। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो एक काम करता हो लेकिन उसे दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से करता हो। बिल्कुल। बाकी सब कुछ बाद में आ सकता है या शायद कभी नहीं। चलिए अब काम करने के तरीके पर आते हैं। किताब उत्पादकता के 2 सबसे बड़े दुश्मनों का नाम लेती है। पहला, मीटिंग्स जहरीली होती हैं। हाँ, ये सुनकर तो शायद हर मैनेजर चौंक जाएगा। और सच कहूं तो हम सब ऐसी मीटिंग में बैठे हैं जो एक ईमेल से हो सकती थी। बिल्कुल। किताब का तर्क बहुत सरल है। 1 घंटे की मीटिंग में अगर 10 लोग हैं तो वो 1 घंटे की नहीं बल्कि 10 घंटे की मीटिंग है। क्योंकि आपने कंपनी के 10 घंटे की उत्पादकता छीन ली है। एग्जैक्टली।
ज्यादातर मीटिंग्स में कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं होता, बहुत ज्यादा लोग होते हैं और वे असल काम से ध्यान भटकाती हैं। तो क्या सारी मीटिंग्स खत्म कर देनी चाहिए या उन्हें सुधारने का कोई तरीका है? सुधारने के कुछ सख्त नियम हैं। एक टाइमर सेट करें और जब वो बजे तो मीटिंग खत्म। सिर्फ उन लोगों को बुलाएं जिनकी बहुत जरूरत है। और एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए। हाँ, हमेशा। और सिर्फ उसी पर बात करें। और सबसे दिलचस्प, कॉन्फ्रेंस रूम के बजाय समस्या की जगह पर मिले। अच्छा। अगर वेबसाइट की डिजाइन पर बात करनी है तो कंप्यूटर के सामने करें। इससे बातचीत असलियत पर आधारित होती है, कल्पना पर नहीं। और दूसरा दुश्मन है रुकावट। किताब कहती है कि असल काम तब होता है जब कोई आपको परेशान ना करे। ये अलोन जोन का कॉन्सेप्ट क्या है? अलोन जोन गहरी नींद की रेम अवस्था की तरह है। इसमें जाने में समय लगता है। ये वो मानसिक अवस्था है जहां आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। हाँ, कोई भी छोटी सी रुकावट, एक ईमेल, एक सवाल, फोन की घंटी आपको उस जोन से बाहर खींच लेती है और वापस जाने में फिर से समय लगता है। इसीलिए लेखक नो टॉक थर्सडे जैसी पहल का सुझाव देते हैं। हाँ, हफ्ते में एक दिन जब कोई किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और इस खंड का आखिरी विचार है छोटी छोटी जीत हासिल करना। यह गति और प्रेरणा को कैसे जोड़ता है? लंबे प्रोजेक्ट्स मनोबल गिरा देते हैं। जब मंजिल बहुत दूर लगती है तो टीम की ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसका समाधान है कि बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। हाँ, हफ्ते भर के कामों में हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। इससे टीम को लगता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं। ये लगातार मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा की तरह है जो सबको प्रेरित रखती है। ठीक है, तो हमने काम करने का तरीका भी बदल दिया। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, प्रतिस्पर्धा और प्रचार। यहाँ भी किताब की सलाह पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। अपने प्रतिस्पर्धी से कम करें। इसका क्या मतलब है? यह उस दमदार आधे प्रोडक्ट वाले विचार का ही अगला स्तर है। अगर आपका प्रतियोगी 4 नए फीचर लॉन्च करता है तो आप एक करें, लेकिन उसे असाधारण बनाएं। इसका कोई अच्छा उदाहरण? सबसे बेहतरीन उदाहरण है फ्लिप कैमकॉर्डर। जब बाजार में जटिल दर्जनों फीचर वाले कैमकॉर्डर भरे पड़े थे, तब फ्लिप आया। अच्छा। उसमें कुछ खास नहीं था, ना कोई स्पेशल इफेक्ट, ना ऑप्टिकल जूम, लेकिन वो सरल था, इस्तेमाल करने में मजेदार था और अपना काम बहुत अच्छे से करता था। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों को कम करके हराया। और एक मजबूत पहचान बनाने के लिए किताब कहती है एक लड़ाई चुने, यानी किसी को अपना दुश्मन बनाओ। ये थोड़ा आक्रामक नहीं लगता? यह एक कहानी बनाने के बारे में है। जब आप खुद को किसी के एंटी के रूप में पेश करते हैं तो आप ग्राहकों को एक पक्ष चुनने का मौका देते हैं। जैसे डंकिन डोनट्स ने खुद को एंटी स्टारबक्स के रूप में पेश किया। बिल्कुल। उनका संदेश था, हम दिखावा नहीं करते, हम बस अच्छी कॉफी बनाते हैं। या ऑडी ने खुद को पुरानी लग्जरी कारों जैसे मर्सिडीज के खिलाफ एक नए आधुनिक विकल्प के रूप में पेश किया। तो जब आप किसी के खिलाफ खड़े होते हैं तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। सही बात। ये बहुत दिलचस्प है। और प्रचार के लिए वे विज्ञापन पर पैसा खर्च करने के बजाय कुछ और करने को कहते हैं, अपने प्रतिस्पर्धी को सिखाएं। हाँ, यह कंटेंट मार्केटिंग का मूल है, लेकिन एक अलग नजरिए से। विज्ञापन पर पैसा फेंकने के बजाय लोगों को कुछ सिखाएं, बहुमूल्य जानकारी मुफ्त में बांटें। इससे आप एक दर्शक बनाते हैं और उनका विश्वास जीतते हैं। हाँ, और यह काम छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों से बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां अक्सर अपने राज छिपाने में लगी रहती हैं। मशहूर शेफ की तरह बने जो अपनी रेसिपी साझा करने से नहीं डरते। बिल्कुल, क्योंकि वे जानते हैं कि असली जादू बनाने वाले के हाथ में होता है। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आखिरी विचार, मार्केटिंग कोई विभाग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बयान है और ये शायद किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। उनका कहना है कि आपकी कंपनी में हर कोई हर समय मार्केटिंग कर रहा है। हर कोई। आपका हर ईमेल, हर फोन कॉल, वेबसाइट पर लिखा हर शब्द, सॉफ्टवेयर का हर एरर मैसेज, सब कुछ मार्केटिंग है। ये सिर्फ कुछ गिने चुने कामों का नाम नहीं है, बल्कि आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम का कुल योग है। जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो आप हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ मायने रखता है। तो संक्षेप में रीवर्क का मूल संदेश है मान्यताओं को चुनौती देना, कम पर ध्यान केंद्रित करना, फुर्तीला बने रहना और सिर्फ उन चीजों पर काम करना जो वाकई मायने रखती हैं। किताब का आखिरी अध्याय एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। वे कहते हैं कि प्रेरणा एक ताजे फल की तरह है। अगर आपने उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया, खराब हो जाएगी। किसी अच्छे आइडिया पर हफ्तों तक बैठने का मतलब है उसे मरने देना। सही, बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर।
इस किताब का दर्शन हर नियम पर सवाल उठाना है। तो सुनने वालों के अपने काम या उद्योग में ऐसा कौन सा एक नियम है जिसका पालन हर कोई करता है, लेकिन हो सकता है वो पूरी तरह से गलत हो? और क्या होगा अगर उस नियम को तोड़ दिया जाए?